आम बात है। इस समस्या से बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी जूझ रहे हैं। आमतौर पर लोगों में मानसिक रोग की समस्या तब देखी जाती है जब वो दबाव लेने लगते हैं, यानी कि टेंशन लेने लगते हैं। इसके अलावा जीवन के हर पहलू पर नेगेटिव सोचना भी मानसिक स्तर पर असर डालता है। बता दें कि मानसिक रोग शारीरिक रूप से भी कमजोर करता है, साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी आपको प्रभावित कर सकता है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही अपने जीवन को खुलकर एंजॉय कर पाता है। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस और रिलेशंस पर भी मानसिक स्थिति का बुरा असर पड़ता है, जिससे कि लोगों की जीवन जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। नतीजतन मानसिक रोग से पीड़ित अधिकतर लोग आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। अगर आप भी मानसिक रूप से किसी समस्या से जूझ रहे हैं या इस तरह की कोई भी परेशानी आपको है या आप महसूस कर रहे हैं, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई तैयारियों पर एक नजर। मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना हो। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की बात कर लें, सीएससी पीएससी सेंटर्स पर सुविधा बढ़ाने की बात कर लें, मरीजों को सुविधाएं बेहतर मिल सके, उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। और अब हरियाणा में बजट सत्र भी शुरू हो गया। उसको लेकर पहले मुख्यमंत्री ने प्री बजट बैठक की, उसमें स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी सीएम ने चर्चा की कि आखिरकार कैसे मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि कोरोना के सेकेंड वेव में हरियाणा के सामने कई तरीके की चुनौतियां आई और अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी, तो उसको दुरुस्त करने का काम मनोहर सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अब 8 तारीख को बजट भी सरकार पेश करेगी, 8 मार्च को। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस बजट में जो मूलभूत जरूरतें हैं उसमें एक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, उस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे मेंटल इलनेस को लेकर कि आखिरकार इसका समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिव्या सक्सेना है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आने के लिए मैम, और इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहले यही सवाल मेरा कि जिस तरीके से आज हम मेंटल टॉपिक को लेकर आए हैं कि मेंटल इलनेस होता क्या है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि याददाश्त कमज़ोर होने की वजह क्या होती है? याददाश्त कमजोर होने की वजह केवल एक ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्लाउडिंग और इमेजिन सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हो सकता है, एंजाइटी में ऐसा हो सकता है, या फिर कभी-कभी ज़्यादा उम्र के कारण कुछ बीमारियाँ होती हैं जो बढ़ती हुई उम्र के साथ हो जाती हैं, जिनको हम अल्ज़ाइमर्स के नाम से भी जानते हैं या पार्किंसोनिज़्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक कारण होता है याददाश्त कमज़ोर होने का, या कभी-कभी किसी इंजरी की वजह से या स्ट्रोक हुआ है किसी मरीज़ को और वो हिस्सा ब्रेन का अफेक्टेड है, तो ऐसा हो सकता है। और डॉक्टर दिव्या, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि अमूमन देखा जाता है कि अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो रहा है, यूथ में भी ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उस समस्या से किस तरीके से ओवरकम किया जा सके? क्योंकि आजकल यूथ अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ रखते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, वो भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। बिल्कुल सही कहा आपने। ख़ास तौर से इस कोविड पैंडेमिक के दौरान ये बहुत कॉमन रूप से सामने आया है कि जो कॉमन रूप पैंडेमिक से अफ़ेक्टेड हुए, जो कोविड से अफ़ेक्टेड हुए लोग, उनमें इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत याददाश्त में फ़र्क आया या फिर एग्ज़ॉशन की तरह के सिम्पटम्स जो हैं वो लंबे समय तक लोगों में देखे जा रहे हैं। जी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले तो मेरी सलाह यही है कि इस तरह का अगर कुछ दिक्कत आपको लगती है, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो याददाश्त इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज़ रेगुलर करना भी एक तरीका है अपने फ़ोकस को, अपनी याददाश्त को इम्प्रूव करने का। ब्रेन सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है, तो आप डेफ़िनिटली अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। आपकी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सब्जियाँ भी, मिनरल्स भी हर तरीके के, फ्रूट्स भी, प्रोटीन्स भी,
सभी तरह की चीजें आपकी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। तीसरा, हमारा कुछ मेडिटेशन अगर हम करना शुरू करें डेली 30 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए भी, तो वो भी फोकस इंप्रूव करने में आपको हेल्प करते हैं और कुछ हद तक मेमोरी इंप्रूव करने में भी मदद कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है। जी, बिल्कुल सही बात की है आपने डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर दिव्या, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा, कई बार ये होता है कि कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसमें कई बार ये देखा जाता है कि कई बार अकेलापन भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं उससे लोग। तो अगर लोगों की लाइफ सेडेंटरी है या इस तरीके से लाइफ़स्टाइल है उनका जो प्रॉपर तरीके से उसको रूटीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उनका ऑफ़िस आवर्स भी ऐसे हैं कि बहुत से लोग नाइट में ड्यूटी करते हैं तो नाइट आवर्स लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इम्बैलेंस हो जाती है पूरी तरह से उनकी लाइफ़स्टाइल। उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? बिल्कुल सही बात कही आपने सौरभ जी कि बदलते वातावरण में कुछ कोविड पैंडेमिक के दौरान कुछ बदलती हुई परिस्थितियां कुछ सालों से, कुछ जी, जनरेशनल चेंज ऐसे हैं कि आजकल आइसोलेटेड फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज जिनकी हम बात करते हैं। जी, पहले जॉइंट फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स शेयर हो जाती थी, कुछ समस्याएं का समाधान एक दूसरे से बात करने पर निकल जाता था, पर हुँ, आजकल वो संभव नहीं हो पा रहा है। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि शायद हम अपनी समस्या का समाधान ढूँढने के लिए अगर किसी को ढूँढते हैं, हुँ, तो शायद उसके पास समय नहीं हो पाता, तो हम बात नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल जो बढ़ रही हैं इसकी। हुँ, दूसरा, बच्चों में भी देखा गया है इस तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे भी अपने घर में कैद रहते हैं, आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, अपने पेरेंट्स से इंटरैक्शन बहुत कम हो गया है, मे बी कि पेरेंट्स बिज़ी हैं या बच्चे भी ओवरवर्क्ड हैं, बहुत सारे टास्क उनके लिए पेरेंट्स भी रख देते हैं और हुँ, स्कूल्स में भी रखे जाते हैं कई बार। तो ये बहुत सारे कारण हैं हुँ। जिनको कि हम अगर दूर करना चाहें, तो काफ़ी हद तक अपने आप को कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, चाहे अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें, चाहे हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ, चाहे अपनी डाइट इम्प्रूव करें या फिर अपने फ्रेंड सर्किल या सोशल सर्किल को बढ़ाएँ, तो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता एग्ज़ैक्टली है। मैम, बिल्कुल सही ऐसा बात आपने मेरा कही। मानना है। जी, बिल्कुल सही बात आपने मैम कही है कि ये तमाम चीज़ें जो डॉक्टर दिव्या बता रही हैं, हम अपने कॉलर से भी अनुरोध करेंगे, अगर आपको भी किसी तरीके की कोई समस्या है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक़्त, वो हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, टेलीविज़न सेट्स पर आप देख सकते हैं। इन नंबर से कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको भी कोई समस्या है तो। डॉक्टर दिव्या, अमूमन हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ मैम कि कई बार मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर की बात अगर हम करते हैं, तो क्या कोई बीमारी जैसे कि और किसी तरीके की डिसीज़ हमारी बॉडी में है, उसका इफ़ेक्ट माइंड पर पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने और ये जानना भी लोगों के लिए ज़रूरी है कि कोई अगर क्रॉनिक इलनेस आपके अंदर है, तो क्या उसका इफ़ेक्ट आपके मेंटल कंडीशन पे भी पड़ता है? तो बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, कुछ क्रॉनिक बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे कि डायबिटीज़ अगर हम लेते हैं, मधुमेह या शुगर की हम बात करें, जी, या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ लाइक कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, लोगों को गठिया बात है जिनकी वज़ह से उनकी लाइफ़ लिमिटेड हो जाती है, उनकी एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, या हुँ, फिर कार्डियक डिजीज है जिसमें कि पेशेंट के दिमाग पर ये इस तरह का बर्डन होता है कि मुझे अपनी बीमारी को भी कंट्रोल रखना है, मुझे दवाइयाँ भी डेली लेनी है, मुझे रेगुलर चेक भी कराना है और अगर मैं नहीं लूँगा तो मुझे इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह की सोच जी, कई बार उनके दिमाग पर असर डालती है और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, शिज़ोफ्रेनिया इस तरह की बीमारियाँ बहुत देखी जाती हैं इस तरह के मरीज़ों में। हुँ, तो अगर इस तरह की समस्या है, तो उसका समाधान ढूँढने के लिए मेरी सलाह है कि अपने डॉक्टर से आप नियमित रूप से मिलते रहें और अपनी कोई भी क्रॉनिक बीमारी जो है उसको कंट्रोल में रखें। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। मैम, आपसे यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं अवसाद से या इस तरीके की मेंटल इलनेस से, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो जाते हैं, और कहीं न कहीं कभी उनका प्री निकलता है या मेंस नहीं निकल पाता, तो कई बार उनको नेगेटिविटी छा जाती है कि हम नहीं कर पाएँगे, या क्या होगा, घरवालों के पैसे इतने खर्च हो रहे हैं। ये बहुत बेसिक सा एक सवाल है, और अमूमन देखा जाता है कि इससे आत्महत्या जो सुसाइडल केस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या आप राय देना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके माइंड में आती है, तो उसको पॉजिटिवली किस तरीके से उसको टैकल करें? और कहते हैं कि कभी भी रास्ते बंद नहीं होते ज़िंदगी में। आप सही कह रहे हैं सौरभ जी, और ये बातें करना बहुत आसान है। मैं अगर सच कहूँगी कि ये
हम अगर समझाना चाहें किसी भी इस तरह की मानसिक परिस्थिति वाले उस स्टूडेंट को जो कि पूरे साल से लगा हुआ है और उसने पूरी तरफ से अपनी मेहनत करी है, उसके दिल पे माँ-बाप की तरफ से भी प्रेशर है, एक सोशल प्रेशर भी है कि मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। जी। पर कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी दिमाग में आना बहुत लाज़मी है, बहुत संभव है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझसे एक्सपेक्टेड था या जो मैं करना चाह रहा था या चाह रही थी। जी। तो मेरी सलाह ऐसे बच्चों को यही है कि अपनी तरफ से आप पूरा 100% दें। उसके बाद जो भी होता है वो डेफ़िनेटली, जैसा कि हम सब अपने माँ बच्चों को भी बोलते हैं और अपने माँ-बाप से भी सुनते आए हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आप थोड़ी-सी और मेहनत करें, तो अगली बार के लिए आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ, या हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ है। आप इस तरह की परीक्षा में सफल ना होकर हो सकता है किसी और तरह आप अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो कभी भी रास्ते बंद नहीं होते। दुनिया ने आपके सामने और भगवान ने बहुत सारे रास्ते खोले हुए हैं। सिर्फ़ उस तरफ नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता आपके सामने है, और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। सही बात है मैम। ये एक तो मेरा मानना है। जी, जी, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है ये। और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या फिर और किसी फील्ड में भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस में अगर आपको फेलियर हाथ लगाए, तो अपने जीवन से कभी निराश ना हो, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। इसकी वैल्यू को समझें और नेगेटिविटी का शिकार ना हो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। अगर कुछ खो भी जाता है, तो दोबारा से आप उसको पा सकते हैं। हमारे साथ 2 कॉलर मैम इस बीच जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और उनकी सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओम प्रकाश हमारे साथ जींद से हैं, संदीप हमारे साथ सोनीपत से हैं। एक-एक करके मैं दोनों कॉलर्स के पास आ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर ऐसा है ना, जैसे मैं बैठ जाता हूँ ना, फिर उसके बाद मैं बैठने के बाद जैसे बैठ जाते रोटी आटे खाने के लिए, खाना खाने के लिए, जी। उसके बाद मैं जैसे बैठ जाता हूँ ना, मेरे पैर सीधे नहीं होते। फिर मैंने पैर बहुत बारी सीधे तो दर्द रहता है घुटनों में, घुटनों में। आपके पैरों में दर्द रहता है। ओम प्रकाश जी, हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। आपको जैसे कि ये समस्या है, पैरों की प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम में भी हो सकती है, एक तो सर एक और ये जैसे बाजू है ना, बाजू काम मजदूरी करता हूँ ना, जी, जी। बाजू उठते नहीं। वैसे एक बार लेट वैसे काम करते करते फिर दोबारा वो सीधे करूँ नहीं तो वैसे ये वैसे मुड़ती नहीं है। ये ठीक है। प्रॉब्लम है मेरा। ओम प्रकाश जी, आपका सवाल लाजमी है, लेकिन आज हम मानसिक समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो डॉक्टर दिव्या से मैं कुछ सजेशन ले लेता हूँ। जो वो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए होगा वो ज़रूर देंगे। डॉक्टर दिव्या। ओम प्रकाश जी, आपका सवाल है कि आप अगर एक बार बैठ जाती हैं तो दोबारा उठ के चलने में आपको जोड़ों में दर्द महसूस होता है या मुश्किल महसूस होती है। इसी तरह से आपके हाथों में भी दर्द महसूस होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि कुछ तकलीफ़ें हमें उम्र के साथ डेफ़िनेटली जॉइंट्स में होती हैं। पर आजकल एक बहुत समस्या कॉमन रूप से सब में देखी जा रही है, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना या विटामिन बी12 की कमी होना, जो कि हमारे शरीर और जोड़ों को और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कभी-कभी इसकी वजह से भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सलाह है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। देखने और चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या वजह है आपकी बिल्कुल। इस तकलीफ की। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर दिव्या आपने। और ओम प्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि आप मजदूरी करते हैं और आप बोझ भी उठाते हैं, तो अगर आप किसी तरीके का बोझा उठा रहे हैं तो आप उस समय वेट को थोड़ा सा इग्नोर करें, मतलब आप उसको ना उठाएं। अगर जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है उस काम को ना करें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। अगर आपको हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, या फिर फिजिशियन के पास जाकर आप एक बार चेकअप करा सकते हैं, उपचार करा सकते हैं। हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कुछ और, जी। ये होता है कि कुछ देर तक तो वो याद रहता है और कुछ देर के बाद मैं फिर भूल जाता हूँ और कुछ देर के बाद फिर ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। ठीक है। डॉक्टर दिव्या, हम इसी पर हम बात कर रहे थे। एक सवाल मैंने आपसे किया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये शायद क्वेरी उसी से रिलेटेड है। हाँ, संदीप जी, बिल्कुल आपकी बात मैंने समझी, पर ऐसा नहीं है कि हर इस तरह की समस्या का कारण कहीं न कहीं कोई मेडिकल कारण ही है। ये बहुत नॉर्मल भी है। हमारा कई बार बहुत सारी बातों या बहुत सारी मेमोरीज़ के लिए हमारा फ़ोकस नहीं होता। वो हमारे ब्रेन में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं कि हमें किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। तो ये बहुत नॉर्मल है, शायद आप अपने आस-पास वालों से जानना चाहेंगे, तो ऐसा सबके साथ होता है कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो याद नहीं रहती, और जब हम याद करना चाहते हैं तो वो याद आ भी जाती है, जैसे आपने कहा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई समस्या ही हो, लेकिन अगर समस्या है तो आप फिजिशियन से या साइकियाट्रिस्ट से ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं।
उम्मीद करते हैं संदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर दिव्या ने बताया, तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी कभी इस तरीके से महसूस होता है कि आप नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, या फिर अब ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि पॉजिटिविटी जरूर रखें, क्योंकि जीवन में जब तक सांस है, खत्म होने जैसा कभी कुछ नहीं होता। थोड़ा पॉजिटिव रहें। और डॉक्टर से हम लगातार इसीलिए हर आपके डॉक्टर के कार्यक्रम में एक नए सेगमेंट को लेकर आते हैं, जिससे कि आप पॉजिटिव रहें और मेंटली भी स्वस्थ रहें पूरी तरह से। डॉक्टर दिव्या, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं मैम, पूरे मेंटल ऑर्डर और डिसऑर्डर को लेकर, टेंशन डिप्रेशन भी क्या एक वजह हो सकती है मेंटल इलनेस की? हाँ, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि टेंशन मीन्स कि कई, ये भगवान ही एक नेचर देता है सबको। कुछ लोग एक छोटी सी तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सभी काम छोड़ के बैठ के केवल उस चीज की तरफ ध्यान लगाते हैं कि ये क्यों है, कैसे है और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हमें सबको चाहिए, और जिसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं उनको हर छोटी चीज से टेंशन नहीं होती है। टेंशन, डिप्रेशन बहुत कुछ निर्भर करता है आपके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पे। तो पैसिमिस्टिक होना जरूरी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपका ध्यान अपनी तकलीफों से हटा करके उन पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाएं जिससे, जो कि आपको अच्छा महसूस कराएं। तो वही बात मैं फिर कहना चाहूंगी कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, इसको देखने का सिर्फ एक नजरिया है। अगर आप सोचें कि ये भरा हुआ गिलास मेरे पास है, मेरे पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, तो हो सकता है आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाए और आप अपने आप को काफी हद तक स्वस्थ रख सकें, डिप्रेशन से, टेंशन से बचा सकें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर दिव्या, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक पॉजिटिविटी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है आपको मेंटली हेल्दी रखने में। आप खासकर पॉजिटिविटी का ध्यान रखें और किन चीज़ों से आपको नेगेटिविटी आ रही है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि आप उन चीज़ों से दूर रहें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। डॉक्टर दिव्या, अगर हम मानसिक स्थिति की बात कर लें, मेंटल डिसऑर्डर की बात कर लें, तो कई बार हमने ये देखा है कि शॉक थेरेपी भी दी जाती है मेंटल डिसऑर्डर में, और शॉक थेरेपी किस स्टेज पर दी जाती है और ऐसी जो स्टेज आती है उसको क्या कहा जाता है? क्या छोटे मोटे सिरदर्द या तकलीफ को इग्नोर करना एक बड़ा गंभीर कारण बन सकता है? काफी हद तक आपका सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि शॉक थेरेपी किस स्टेज पे दी जाती है। देखिए, शॉक थेरेपी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में कि हर मेंटल कंडीशन में शॉक थेरेपी दी जाती है। ऐसा नहीं है। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में शॉक थेरेपी दी जाती है, जबकि आपके बाकी सारे ट्रीटमेंट फेलियर में चले गए हैं। तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिसमें शॉक थेरेपी एडवाइजेबल होती है, लेकिन अब बहुत एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप रेगुलर हैं और उन सारी चीजों को फॉलो करती हैं जो आपके डॉक्टर की एडवाइस है, तो बहुत सारी कंडीशन में आजकल शॉक थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या छोटे मोटे सरदर्द को नजरअंदाज करना चाहिए? तो देखिए, सरदर्द बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी वजह हो सकती है उसकी। आपको अगर अक्सर खांसी जुकाम रहता है, उस वजह से भी हो सकता है। आपकी आई साइट वीक है, उस वजह से भी हो सकता है, या कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको सर दर्द लगातार है, बहुत ज्यादा अत्यधिक है कि आपको किसी भी तरह से आराम नहीं मिल रहा, उसके साथ में कुछ और लक्षण हैं जैसे कि आपको वॉमिटिंग फील होती है या वॉमिटिंग आ जाती है, तो आपको जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके कुछ सीरियस कारण भी हो सकते हैं, तो ऐसे में अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशंस भी ज़रूरी हैं, जिसके बाद ही ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर तरीके से उस समस्या का निदान हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि मानसिक जो रोग होता है या मानसिक जो भी समस्या होती है उसके लक्षण की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से लक्षणों को पहचाना जाए, क्योंकि बहुत कॉमन होता है, लोग पहचान नहीं पाते, कई बार हल्की फुल्की चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फिर वही, जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले, कि वो बड़ा एक इशू बन जाता है। तो शुरुआती दौर में कैसे पहचाना जाए, थोड़ा सा मैं इसको इस एंगल पर लेकर जा रहा हूँ।
सौरभ जी, अच्छा सवाल है ये कि हम कैसे पहचाने कि हमें कोई एक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या मेंटल समस्या हो सकती है। जी। सबसे बड़ा इशू ये है कि जिसको भी इस तरह की समस्या कुछ महसूस भी होती है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते लोग कि हमें इस तरह की जी, कोई जी। समस्या है और हमें इसके लिए डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ जी। पर बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अलग ना समझें। अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है या आपको महसूस हो रहा है, तो मैं फिर कहूँगी कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, अपनी समस्या को उनके सामने रखें। हो सकता है कि कोई भी समस्या ना हो और हो सकता है आपको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। तो हुँ। कुछ ऐसे लक्षण जैसे कि आपका चुप रहने का मन करता है, आपका लोगों से अलग रहने का मन करता है, आप नहीं चाहते कि आप सबसे मिलें या किसी पार्टी को जॉइन करें या हुँ। किसी फंक्शन को, सेलिब्रेशन को जॉइन करें। आप अलग कमरे में बैठे रहना चाहते हैं, आपका रोने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। तो जी। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। या फिर दूसरी तरह के लक्षण इसके रिवर्स हो सकते हैं कि आपको हर चीज़ में एंग्ज़ायटी है। आप छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बनाकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? या आप किसी से भी बात करते हैं या कोई भी 2 जने बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये ज़रूर मेरे बारे में बात कर रहा है, हुँ। ये कुछ मेरे बारे में बुराई ही कर रहा है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपके अंदर महसूस हो रही हैं तो ये कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसको नज़रअंदाज ज़रूर नहीं करना चाहिए और अगर लगातार है समस्या तो समाधान ढूँढने डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएँ। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, बहुत इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे 2 से 3 सवाल और हैं आपसे, और मैं चाहूँगा जिस तरीके से आपने अच्छे तरह से समझाया, और उम्मीद यही करेंगे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा होगा कि जो डॉक्टर दिव्या जो स्टेप्स बता रहे हैं। ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए इनिशियल स्टेज पर, और उसमें टेस्ट कौन-कौन से होंगे? मैं फिर यही कहूँगी कि बहुत ब्रॉड वे में किसी एक जनरलाइज़्ड स्टेटमेंट देना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा कि जी, कौन-सा जी। ट्रीटमेंट एडवाइज़ेबल है और कौन-सा टेस्ट एडवाइज़ेबल है। जी। ये एक इंडिविजुअल मरीज़ को देखने के बाद, उसकी समस्या को सुनने के बाद और बहुत सारी जी हिस्ट्री मैम। बातों को करने के बाद ही समझा जा सकता है कि उसे किस तरह की समस्या है और किस दवाई की ज़रूरत है। कई बार एग्ज़ैक्टली। छोटी इनिशियल समस्या में अगर आप जाएँ तो बिल्कुल 1 या 2 टैबलेट मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों के अवेलेबल हैं, तो हुँ। आपको ऐसे में अपना चेकअप, जी। सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से हैं सचिन। सचिन, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं कह रहा था कि याददाश्त की थोड़ी बहुत कुछ दिन से वो दिक्कत होती है सर, मतलब कभी कोई चीज़ें भूल जाता हूँ सर, तो क्या कारण है और इसको लेकर क्या सावधानी बरतूँ वो सर मैम से जानना चाह रहा हूँ। सचिन, 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी एज क्या है और ये प्रॉब्लम कब से हो रही है आपको? 23 है और ये मतलब कहिए तो ये 1-2 महीने से ज़्यादातर दिक्कत हो रहा है, 1 ठीक महीने है, से। ठीक है। सचिन, आपकी उम्र बहुत, आप बहुत यंग हैं और आपकी उम्र में इस तरह की समस्या अगर है किसी भी और बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है नहीं, कि ज़्यादा हाँ, नहीं है, हल्का हल्का है, हल्का माइनर। हल्का है। माइनर। देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक सवाल का जवाब दिया था कि ऐसी समस्या तो हर एक को महसूस होती है। कभी-कभी आपके दिमाग में प्रायोरिटी होती है कि हमें किस बात को याद रखना है, किसको नहीं रखना। लेकिन आपकी उम्र में कभी-कभी कुछ चीज़ों की डेफ़िशिएंसी से भी ऐसा हो सकता है। कभी-कभी एनीमिया यानी खून की कमी के कारण भी ऐसा होता है या फिर वही कुछ मिनरल्स की कमी के कारण होता है, कुछ विटामिन्स की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, इसको आपको ज़रूर एक बार चेक करा लेना चाहिए और अगर ज़्यादा समस्या है तो ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। चलिए, उम्मीद करेंगे सचिन आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ मैम। अगर याददाश्त को दुरुस्त करने की अगर बात की जाए तो वो खान-पान के, जैसे कि आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल को चेंज करके काफ़ी हद तक हम अपने इस प्रॉब्लम से कोप अप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपसे मैम ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि खान-पान में किस तरीके की डाइट को वो इंक्लूड करें, जिससे कि काफ़ी हद तक इन समस्याओं से बचा जा सके? क्योंकि आज हमने मेंटल टॉपिक उठाया, कई तरीके की बॉडी में समस्याएं होती हैं, बॉडी के अलग-अलग डिफरेंट पार्ट्स में। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉपर एक ऐसा शेड्यूल जानना चाहता हूं जो कोई भी व्यक्ति उसको अपना सके। बहुत अच्छा सवाल है सौरभ और आज के समय में इसकी कीमत समझना और इसको अपनी रूटीन में शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 साल में हमने ये सीखा है कि अपने
हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जी। आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। तो अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहना है, अपनी इम्यूनिटी की बात आजकल हम बहुत करते हैं, हाँ जी। उसको भी ठीक बना के रखना है, और बहुत सारी बीमारियों से अगर बचना है तो आपको अपना खान पान बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा। जी। ठीक खान पान के लिए अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले खाने के टाइम की बात करूंगी। तो टाइम आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे प्रदेश में लोगों की सिर्फ 2 टाइम खाने की हैबिट होती है, जिसको कि हम सही नहीं मानते हैं। अगर 3 नाम है तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी कि सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, तीनों आपको समय पर करना चाहिए। सुबह मतलब आइडियली हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेक द ओवरनाइट फास्ट, जी। मतलब पूरी रात भर जगने के बाद जो रात भर का उपवास है उसको आपको तोड़ना है। तो उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। और फिर दिन का खाना प्रेफरेबली हम कहते हैं कि बेहतर है कि आप 2 बजे के पहले खाना खाएं, दिन का खाना, और रात का खाना और सोने के बीच में बेहतर है कि आप 3 घंटे का फर्क रखें। बिल्कुल। तो इस तरह का शेड्यूल आपको जरूर बनना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि किस तरह की चीजें अपनी खाने में शामिल करें। जी। तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे खाने में अनाज भी होना चाहिए, हमारे खाने में प्रोटीन युक्त चीजें जैसे कि या तो दूध से बनी दूध, दही, पनीर, या फिर दाल, छोले, राजमा, इस तरह की चीज, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन, और साथ में हरी सब्जियां, सलाद, इसकी मात्रा भी होनी चाहिए। तो इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जी। इसके अलावा दिन के 2 या 3 फलों का, जो सीजनल फल हैं, उसका भी इस्तेमाल आपको अपने खाने में जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और मैं बात ध्यान दिलाना चाहूंगी, लोगों की ये भ्रांति है कि केवल दूध, घी, देसी घी, मक्खन, इन्हीं से सेहत बनती है। तो ऐसा नहीं है। हर चीज एक नियमित मात्रा में होनी चाहिए। जी मैम। हर चीज की अधिकता आपके अंदर नुकसान ही दायक हो सकती है। जी। जरूरी नहीं है कि वो फायदा पहुंचाए। तो नियमित मात्रा में जरूर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा जमे हुए घी का हम बिल्कुल सेवन करने से बिल्कुल बचना मना चाहिए। करते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जी। तो इन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे काफी बिल्कुल, हद तक। बिल्कुल डॉक्टर दिव्या, आपने तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बताई मैम, और उम्मीद यही करेंगे तमाम कॉलर्स और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से पता लगा होगा कि किस तरीके से लाइफस्टाइल को रखना है अपने को हेल्दी रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सोनू। सोनू, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्ते सर। जी। सर मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जैसे कोई भी बात ऐसा हो जाती है जिसे लेकर के मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ उस बात में, बहुत बार बार माइंड में वही बातें चलती रहती हैं, और जिससे क्या होता है कई बार मेरा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपकी एज क्या है? मेरी है 27। ठीक है डॉक्टर दिव्या। हाँ, सोनू, आप काफी यंग हैं अभी आप, और इस एज में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजों को लेकर के समस्या रहती है, हमारे कैरियर से संबंधित, और अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों से संबंधित, घर संभालने से संबंधित, अपने रिश्तों से संबंधित। तो अगर इस तरह की कोई टेंशन है भी तो मेरी सलाह यही है कि अपना ध्यान थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि ये कहना आसान है, मैं फिर कहूंगी, जी। लेकिन आपकी अगर कोई हॉबी है तो उस तरफ ध्यान लगाएं। जितना आप डाइवर्ट करेंगे अपना ध्यान, उतना ही आपकी टेंशन या सोच बेहतर होगी, और पॉजिटिव चीजों की तरफ आप दिमाग लगाने की कोशिश करें उस समय। अगर आप सैर करते हैं तो उस समय घर के बाहर निकल जाएं। अगर आप किसी फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो जरूर उस समय कॉल करें, अपने घर में कॉल करें, फ्रेंड से बात करें, लेकिन उस समस्या के बारे में ना करें जिसके बारे में आप परेशान हैं। बिल्कुल। तो आप ध्यान डाइवर्ट करें, ये मेरी सलाह है। चलिए, उम्मीद करते हैं सोनू आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा जिस तरीके से डॉक्टर दिव्या ने बताया। तो आपके डॉक्टर के आज इस कार्यक्रम में हम मेंटल इलनेस को लेकर बात कर रहे थे और किस तरीके से आप उस समस्या से समाधान पा सकते हैं, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। डॉक्टर दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इंपॉर्टेंट सजेशंस देने के लिए मैम। थैंक यू सर। तो आपका डॉक्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।